फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.2 मैं लेखक कैसे बना, जिनके लेखक हैं अमृतलाल नागर। कल की वीडियो में हमने पाठ से के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही पाठ से आगे के प्रश्न और भाषा के बारे में प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, जिनमें पहला प्रश्न है, अमृतलाल नागर को उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष कमानी। तो अमृतलाल नागर को उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार जिस कृति के लिए मिला वह क्या है? सुहाग के नुपुर। आगे देखते हैं, वृत्ति का पर्यायवाची है जरूरत, आदत, गहरी, कोई नहीं। तो वृत्ति का पर्यायवाची है आदत। मैं लेखक कैसे बना पाठ गद्य की विधा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, कहानी है। तो मैं लेखक कैसे बना पाठ गद्य की जो विधा है वह क्या है? आत्मकथा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहा जाता है कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, उपरोक्त सभी। तो जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कृत्यवाच्य कहा जाता है। मैं लेखक कैसे बना पाठ के लेखक हैं निराला, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, शरद बाबू। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं लेखक कैसे बना पाठ के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। आगे देख लेते हैं, आत्मकथा हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? मुख्य विधा है, गौड़ विधा है, सहायक विधा है कि उपरोक्त सभी? तो आत्मकथा हिंदी गद्य की गौड़ विधा है। अमृतलाल नागर को लेखक बनने के सुझाव दिए थे पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, शरद बाबू, गुलाब राय, प्रेमचंद। तो अमृतलाल नागर को लेखक बनने के सुझाव दिए थे शरद बाबू ने। हिंदी गद्य की गौड़ विधा नहीं है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, आलोचना। तो हिंदी गद्य की जो गौड़ विधा नहीं है वह क्या है? आलोचना है। रोटी राम के द्वारा खाई गई है में वाच्य है, कृत्यवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कोई नहीं। तो रोटी राम के द्वारा खाई गई है में वाच्य है, कर्मवाच्य है। वाच्य के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 4। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं पाठ से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, आपके मन में भी कुछ बनने के विचार आते होंगे। आप अलग अलग समय पर क्या बनना चाहते रहे हैं? लिखिए। आप यह भी बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। तो बच्चे अपनी सुविधा अनुसार से इसको या इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ मैं। जब कभी भी कुछ ऐसा होता है कि हम जो बचपन में देखते हैं वही हम क्या करना चाहते हैं? बनना चाहते हैं। तो बचपन में हमने जो है वो शिक्षक को देखा, तो बचपन में हमें ऐसा लगा कि हमें क्या बनना चाहिए? शिक्षक बनना चाहिए करके। थोड़े से जब समझदार हुए तब ऐसा लगा कि आसपास के चमक दमक को देख करके ऐसा लगा कि कुछ धन अर्जित करने वाले जो है वो पद पे जाना चाहिए, क्योंकि समाज में जो है वो ऐसे धन अर्जित करने वाले बहुत सारे पद हैं, जैसा कि नेता है, नेता बनो और जो है वो पैसा कमाओ। जब आज समझदार बन गए हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जो है वो एक सभ्य नागरिक बनना चाहिए, सुसंस्कृत बनना चाहिए, साथ ही जो है वो आदर्शवादी नागरिक बनना चाहिए, जो अभाव में भी रहकर क्या कर सके? समाज में जो है वो कुछ दे सके या समाज के लिए क्या कर सके? कुछ काम आ सके। तो चलिए देख लेते हैं अब दूसरे प्रश्न को। लेखक ने बताया कि उनके आसपास कई लोग ऐसे थे जिनसे वे प्रभावित हुए। आपके जीवन में भी कई लोग होंगे जिनका प्रभाव आप पर पड़ा होगा। उनमें से किन्हीं 3 लोगों के बारे में लिखिए। तो यह भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसे भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैसे तो आप अपना स्वयं के जीवन से आप जिनसे प्रभावित हुए हैं उनसे या उनका नाम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, और उनसे किन बातों से आप प्रभावित हुए हैं उनको लिख सकते हैं। लेकिन अधिकतर मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अधिकतर हम क्या होते हैं? अपने पिता, माता और गुरुओं से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और किन कारणों से प्रभावित होते हैं? तो जिनमें सबसे पहला जैसे देख लेते हैं, हम पिता से देखते हैं। तो पिता क्या होते हैं? पिता सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक परिवेश में क्या होते हैं? बने रहते हैं, और साथ ही धन कमाना को जीवन का उद्देश्य नहीं मानते हैं। अगर दूसरा देखते हैं तो माता आदर्श गृहिणी और जीवन में आर्थिक कलह को
कभी आने नहीं देती है और धार्मिक, सुसंस्कारी और हमेशा जो है वो परिवार को बनाने वाली रहती है। और तीसरा देखते हैं तो वो होते हैं गुरु। गुरु जो है वो क्या होते हैं, समय के पाबंद, अनुशासन प्रिय और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यवहार के थे, जिन्होंने स्वयं कई लोगों को आगे बढ़ाया और ऐसे बहुत ही कम लोग जो है वो जीवन में आजकल मिलते हैं। प्रश्न तीसरा, उस घटना का वर्णन कीजिए जिसका आप पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा होगा। तो आप अपने जीवन की किसी भी घटना का इसमें क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो कभी पलट कर नहीं देखा, एक झरने की भांति विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते गए और उस ने आपके जीवन में अंधेरे में एक रोशनी का काम किया और आपका जीवन ही क्या हो गया, अब बदल गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न चौथा। पाठ के दूसरे अनुच्छेद में लेखक ने श्री श्याम सुंदर दास का एक चित्र अपने शब्दों से खींचा है। आप भी वैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर जिससे मैं प्रभावित हुई वह थे हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, जिनसे मैं मिली और उनसे मिलने के बाद उनके व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुई कि मेरा मन जो है वो साहित्य की ओर झुक गया और उनकी रचनाएं पढ़कर लिखने की अनुभूति से जीवन का स्वरूप ही क्या हो गया था, बदल गया। अब देख लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा के बारे में लिखा है, पाठ में कई स्थानों पर अलग अलग तरह के वाक्य प्रयुक्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर क्रिया करने वाला यानी कर्ता महत्वपूर्ण है तो कहीं पर कर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे अकृत्य वाच्य कहते हैं, जैसे राम रोटी खाता है, तथा जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म को वह कर्मवाच्य कहलाता है, जैसे रोटी राम के द्वारा खाई गई है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया गया, कृत्यवाच्य और जो है वो कर्मवाच्य की क्या दे दी गई है, अपरिभाषा को दे दी गई है। और उसके आधार पर हमको क्या करना है, पुस्तक में जो कि भी कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य दिया उसका क्या करना है, एक इस तरीके से हमको जो है वो सूची तैयार करना है। तो सबसे पहले हमको तो यह समझ लेना चाहिए कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएगा। तो वस्तुनिष्ठ के रूप में किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आएगा उसको तो मैं वस्तुनिष्ठ के रूप में आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। यहाँ पर और कुछ अलग हट करके प्रश्न निकल रहा है, जिसमें यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर से परिभाषा को पूछा जा सकता है। कैसे परिभाषा, देखिए, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। यहाँ पर अकृत्यवाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाई करके प्रश्न आएगा तब हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे अकृत्यवाच्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं राम रोटी खाता है। साथ ही अब हमारा दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम लिख देंगे कि रोटी राम के द्वारा खाई गई है। तो इस प्रकार से परिभाषा और उदाहरण को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। एक तो वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ के रूप में कैसे पूछा जाएगा उसको मैंने वस्तुनिष्ठ में प्रश्न में बनाया है, जैसे कि रोटी राम के द्वारा खाई गई है। तो इसको दे देगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें जो है वो कौन सा वाच्य है। तब आप जानेंगे कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर के कर्म को जहाँ पे प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। तब वहाँ पर आप किसको टिक मार के करेंगे, कर्मवाच्य को क्या करेंगे, आप जो है वो टिक मार के करेंगे। साथ ही अगर आपको एक सूची बनानी है तो पाठ में आपको अगर समझ में आ जाता है कि कृत्यवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, तो पाठ में जितने भी आपको इस तरीके से शब्द लगते हैं जिसमें कृत्यवाच्य प्रधान हो कि कर्मवाच्य प्रधान हो, उनको दो भागों में इस तरीके से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, सूची जिसको बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, कर्मवाच्य का उदाहरण दिया हुआ है और साथ ही कृत्यवाच्य का और एक्स्ट्रा क्या दिया गया उदाहरण, अब मैं इसमें क्या कर दी हूँ, मैं लिख दी। तो इसको देख लेते हैं। इससे मेरा शब्द भंडार बढ़ा। यहाँ पर किसको महत्व दिया गया है, कर्म मतलब जो है वो काम को जो है वो महत्व दिया गया है। राहुल के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ पर भी किसको महत्व दिया गया है, काम को महत्व दिया गया है। अब देख लेते हैं किसको, कृत्यवाच्य को। तो कृत्यवाच्य में क्रिया करने वाले मतलब किसको महत्व दिया जाता है, कर्ता
को जो है वो महत्व दिया जाता है। मैं लेखक बन गया, बच्चे हंस रहे हैं। इसी प्रकार से उदाहरण और हम लोग क्या कर सकते हैं, पुस्तक से छांट कर लिख सकते हैं। भाषा के बारे में दूसरा प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से भाववाच्य की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरणों का संकलन कीजिए। तो इसका परिभाषा और उदाहरण मैं यहाँ पर क्या कर दी हूँ, मैं लिख दी हूँ। तो देख लेते हैं भाववाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके विधान का मुख्य विषय कर्ता या कर्म न होकर भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कर्म और कर्ता को प्रधान न होकर कि किसको महत्व दिया जाता है, अब भाव को जो है वो महत्व दिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे दिया है, हमसे आज नहीं पढ़ा जाएगा, प्रदीप से बैठा नहीं जाएगा, रात भर कैसे सोया जाएगा, अब चला जाए। उदाहरण को देखने से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जहाँ पर निषेध का भाव हो और साथ ही असमर्थता की बात हो और साथ ही अनुमति वाली बात हो, वहाँ पर जो वाच्य होता है वो कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो इस तरीके से हमको यह भी पता चल गया कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, तृतीयवाच्य, कर्मवाच्य और कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी आज क्या हो गया है, खत्म हो गया। आप लोगों को मेरा वीडियो रहा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।